नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गुलामों को चाहे अनचाहे अपने मालिकों की खुशी में हंसना पड़ता है, उनके गम में रोना पड़ता है। क्या सचिन पायलट वाले एपिसोड में मीडिया का रवैया कुछ इसी तरह का था? आज मीडिया वॉच में हम इसकी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि केवल 11 महीने पुराने TV9 भारतवर्ष पर रजत शर्मा और उनका NBA इतना हमलावर क्यों है। साथ ही हमारी नज़र रहेगी उस चैनल समूह पर जिसने सरकार को खुश करने के लिए एक चैनल बंद कर दिया है और अब दूसरे चैनल को रीलॉन्च करने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, सचिन पायलट ने जैसे ही अपनी बगावत का ऐलान किया तो पूरा मीडिया एकदम से खुश हो गया। तमाम न्यूज़ चैनल पायलट की तारीफ़ करने में जुट गए। उन्होंने पायलट की प्रतिभा के गुणगान शुरू कर दिए और उनके करिश्माई नेतृत्व के कसीदे काढ़ने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर मीडिया का वो हिस्सा और भी खुश हो गया जो चाहता था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरे और बीजेपी की सरकार बन जाए। मीडिया का ये हिस्सा, जो कि मीडिया के कुल हिस्से का 95% से ज़्यादा है, उसने एक काम और किया। उसने गहलोत, कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसको गरियाने लगा। वो गहलोत को खलनायक की तरह पेश करने लगा, कांग्रेस को गर्त में जाते हुए दिखाने लगा और गांधी परिवार को नालायक और निकम्मा बताने लगा। टाइम्स नाउ ने तो सचिन पायलट के बायोडाटा को राहुल गांधी के बायोडाटा से बेहतर बताया और उसके बीजेपी में जाने को सही ठहराने लगा। हालांकि तब तक वो बीजेपी में जा नहीं रहे थे, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी, संभावना ज़रूर थी। चैनलों को पायलट में सिंधिया नज़र आने लगे। उनके लिए पायलट एक नया हीरो था जिसने कांग्रेस में जारी विद्रोह को और आगे बढ़ा दिया था, उसमें और गोला बारूद डाल दिया था। उन्होंने संजय निरुपम और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के हवाले से ये बताना शुरू कर दिया कि कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं है और अब उसका अंत निकट है। किसी ने बीजेपी की साजिश पर ज़ोरदार तरीके से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। कोई ये नहीं बताना चाह रहा था कि इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ फोड़ के ज़रिए, ख़रीद फरोख्त के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए गिराना अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। सचिन की बगावत की आड़ में बीजेपी के धतकर्मों को छिपाया जा रहा था। वे बड़े भोलेपन के साथ बता रहे थे कि ये तो कांग्रेस की कमज़ोरी है और दूसरे दलों की कमज़ोरी उठाना कोई बुरी बात नहीं है, बीजेपी यही कर रही है, इसलिए इसमें बुरा क्या है। लेकिन गोदी मीडिया की ये खुशियों का ये दौर बहुत लंबा नहीं चल पाया क्योंकि गहलोत सरकार और कांग्रेस ने पायलट के खिलाफ एकदम से सख्त रुख अख्तियार कर लिया। बीजेपी के लिए दुर्भाग्य की बात ये थी और बीजेपी प्रेरित मीडिया के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि सचिन के पास सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या नहीं थी। वो इतने विधायक तोड़कर नहीं ला पाए जिससे सरकार को गिरा सकते। इसमें इनकम टैक्स के छापे भी मददगार साबित नहीं हो रहे थे। बीजेपी और जो पायलट का गेम प्लान है उसको उलटते हुए देखते गोदी मीडिया में उदासी छा गई। एंकरों के चेहरे उतर गए, रिपोर्टर हकलाने लगे। उन्हें लगा ये क्या हुआ, बाजी तो उलट गई। कांग्रेस की आक्रामकता के आगे पायलट कमज़ोर पड़ गए। बागियों को नोटिस मिल गया और उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। वे तो इस हेडलाइन के इंतज़ार में थे। तमाम जो चैनल हैं वो एक ऐसी हेडलाइन बनाना चाहते थे जिसमें बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कह सकें, गहलोत सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने बहुमत का दावा किया, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ये मौका नहीं आया। ऊपर से पायलट ने ये कहकर कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ख़ास तौर पर रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ इंडिया टीवी को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे चैनलों की निराशा तो देखने वाली थी। इनमें से कुछ चैनल तो इतने नाउम्मीद हो गए कि उन्होंने सचिन पायलट के इस एपिसोड को छोड़कर दूसरी कहानियों का, दूसरी खबरों का रुख कर लिया क्योंकि इसमें अब उन्हें बहुत ज़्यादा चर्चा करके उदासी पैदा हो रही थी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीजेपी प्रेमी चैनलों का गैंग है, मोदी के भक्तों का गैंग है ये
मीडिया, इसकी निष्ठा पत्रकारिता में नहीं है। वह तो एक पार्टी, एक नेता और एक विचारधारा के वर्चस्व के लिए तैनात गिरोह की तरह काम कर रहा है, उनका गुलाम है। इसलिए लाजमी है कि वो इस विद्रोह के ऐसे पटाक्षेप पर दुखी हो। उसे फिर से खुशी मिल सकती है अगर बीजेपी सरकार छापेमारी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, ईडी के ज़रिए कांग्रेस के कुछ और विधायकों को फोड़ने में कामयाबी हासिल कर ले, आज नहीं तो 2 महीने बाद, और सरकार को गिरा दे। तब इस मीडिया के लिए फिर एक जश्न का माहौल होगा, फिर से कांग्रेस को धिक्कारने का माहौल होगा, गांधी परिवार को गरियाने का माहौल होगा। तब तक के लिए अभी इन चैनलों पर थोड़ी सी उदासी छाई रहेगी। दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री में आगे बने रहने के लिए तमाम मीडिया संस्थान तरह तरह की तिकड़में करते हैं, उनके इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते हैं। वे इसके लिए न केवल कंटेंट को तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सनसनीखेज बनाते हैं, मनोरंजक बनाते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, बल्कि दूसरे तरह की साजिशें भी रचते रहते हैं। इंडिया टीवी टीआरपी की होड़ में हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर बना रहता है। 2 नंबर की इस लड़ाई में एबीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ भी शामिल रहते हैं। वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इसी के आसपास आमतौर पर रहते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से एक नए दावेदार ने इन सब की नींदें उड़ा दी हैं। ये दावेदार है TV9 भारतवर्ष। 11 महीने पुराना ये चैनल अचानक आकर दूसरे नंबर पर विराजमान हो गया है, और जाहिर है कि पुराने दावेदारों को ये कतई पसंद नहीं आ रहा। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को तो ये इतना ज़्यादा बुरा लगा है कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा ही खोल दिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि वे भारतवर्ष के साथ कंटेंट के स्तर पर या जो भी प्रबंधन और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी उसके स्तर पर लड़ाई करते, उससे मुकाबला करते और उसको हराकर अपना स्थान वापस हासिल करते। मगर ऐसा करने के बजाय वे गोल बंद होकर रेटिंग देने वाली एजेंसी बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पास पहुंच गए, ये शिकायत लेकर कि TV9 भारतवर्ष टीआरपी में कुछ खेल कर रहा है, टीआरपी में गड़बड़ करके अपने को आगे दिखा रहा है बार्क के अधिकारियों के साथ मिलकर, इसलिए उसे रोका जाए। रजत शर्मा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस काम के लिए उन्होंने इस संगठन का इस्तेमाल किया। भारतवर्ष ने मार्च में इस संगठन की सदस्यता छोड़ दी थी, अन्यथा इस संगठन के अंदर ही इस मुद्दे पर बातचीत होती, बार्क तक जाने की नौबत नहीं आ पाती। तो ये एक आसान रास्ता मिल गया रजत शर्मा को, एनबीओ को, कि भारतवर्ष के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। शिकायत में उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। भारतवर्ष पर ये आरोप लगाया है रजत शर्मा एंड कंपनी ने कि उसने बार्क के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी में छेड़छाड़ की है, उसको मैनिपुलेट किया है और इसकी वजह से वो ऊपर आया है। उसका दूसरा आरोप ये है कि भारतवर्ष के पास कोई जाना माना चेहरा नहीं है, और जिन चैनलों के पास जाने माने चेहरे नहीं होते हैं उनके पास दर्शक नहीं आते हैं। हालांकि भारतवर्ष में कुछ चेहरे हैं जिनको दर्शक जानते पहचानते हैं। सुमेरा खान लंबे समय तक एबीपी न्यूज़ में रही हैं, इसके अलावा दिनेश गौतम हैं, तो कुछ एंकर ऐसे हैं जिनको लोग पहचानते हैं। लेकिन चूँकि एक केस बनाना था रजत शर्मा को, इसलिए उन्होंने इस तरह से उसको गढ़ा। अब बार्क ने इसका सीधे सीधे जवाब दे दिया कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि बार्क के अधिकारियों की मिली भगत से भारतवर्ष ऊपर आया है। और उसने कहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि अचानक किसी बड़ी इवेंट का कोई चैनल बहुत अच्छा कवरेज करके आगे निकल जाता है। जैसे एक समय आज तक ने जो भुज में भूकंप आया था उसका कवरेज करके आगे निकल गया था, एबीपी न्यूज़ मुंबई में बाढ़ आई थी उसके कवरेज से आगे निकल गया था। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसको इसी तरह से उन्हें लेना चाहिए। दरअसल भारतवर्ष चैनल जो है उसकी सफलता का राज ये है कि उसने अपने चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रमोशन पर बड़ी मोटी रकम खर्च की है, और उसका असर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा होता है जिस चैनल का, उसको उतना ही उसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर पत्रकारिता की कसौटी पर
TV9 भारतवर्ष के कंटेंट को कसकर देखा जाएगा तो आप पाएंगे कि उसमें कोई दम नहीं है। वो भी उन्हीं फार्मूलों को आज़मा रहा है जिसको दूसरे नंबर 1 नंबर 2 चैनल आज़माते रहे हैं और उसकी वजह से आगे बढ़ते रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि TV9 भारतवर्ष ने उन्हीं फार्मूलों को बहुत आक्रामकता के साथ छद्म राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर लगातार इस्तेमाल किया है। चाहे वो धारा 370 के ख़िलाफ़ अभियान छेड़कर उसने किया, CA के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हुए उनको उसने उठाया, या कोरोना क्राइसिस आई और फिर लॉकडाउन लगा, उन सारे मसलों पर उसका रवैया बहुत एग्रेसिव था और उस कंटेंट को शायद दर्शकों ने पसंद किया होगा और इसी की वजह से वो आगे आ गया। तो कोई चमत्कार नहीं किया है TV9 भारतवर्ष ने, ये खेल वही है। उसी खेल में उसने अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों को मात दे दी है, लेकिन दूसरे प्रतिद्वंदी भी अभी पलटवार करेंगे और जाहिर है कि ये लड़ाई गोदी मीडिया के अंदर की लड़ाई है। इसमें आप कोई जनहित या मीडिया का हित या पत्रकारिता का हित इसमें नहीं है। इसी TRP को लेकर जो हमेशा से संदिग्ध रही है कि वास्तव में ये सचमुच में कितनी दर्शकों की पसंद नापसंद को रिफ्लेक्ट करती है, क्वेश्चन तब उठाते हैं चैनल जब उनके मनमाफिक नहीं होती है। हालांकि उनकी ये शिकायत भी सही है और हम सब की भी शिकायत सही है कि ये TRP सही नहीं रहती है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर आई थी, बल्कि हमने मीडिया वॉच के एक अंक में उस पर चर्चा भी की थी कि किस तरह से देश का जो नंबर 1 चैनल है और जो उसका मीडिया समूह है, उससे गृह मंत्री अमित शाह नाराज़ हैं, सरकार नाराज़ है, BJP नाराज़ है और इसकी वजह से उसको हड़काया गया है। इसके बाद उस चैनल के प्रबंधक और संपादकीय प्रमुख अमित शाह से मिले थे, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार को उस समूह से निकाला भी गया था। उसके बाद एक युद्ध विराम हो गया था और माना जा रहा था कि मामला ठंडा हो गया और ठंडा दिख भी रहा है, क्योंकि उस चैनल समूह ने एकदम से और भी ज़्यादा सरकार परस्त रुख अपना लिया। इसके बाद कुछ और घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक ये है कि उनका एक चैनल उसने अपना बंद कर दिया है। ये चैनल कहा जाता है कि दिल्ली चुनाव के वक्त बहुत ही BJP विरोधी रुख अपनाए हुए था, जिससे अमित शाह नाराज़ हुए थे और उनकी नाराज़गी और बढ़ गई थी, इसलिए उस चैनल को अब बंद कर दिया गया है। अब एक खबर और आ रही है कि एक जो चैनल अभी चल रहा है उसकी री-लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं और इस चैनल को जो रूप दिया जा रहा है उसका मकसद ये है कि कैसे वो सत्तारूढ़ दल और सरकार और प्रधानमंत्री की सेवा ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सके, यानी सरकार की जय जय करे, विरोधियों का मुर्दाबाद करे। तो इस तरह से इस पूरे चैनल को डिज़ाइन किया जा रहा है। इससे ऐसे लोग जोड़े जा रहे हैं जो सरकार में BJP में निष्ठा रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी में निष्ठा रखते हैं, उनको पसंद करते हैं और उनके अनुसार कार्यक्रम बनाना जानते हैं। तो न केवल कार्यक्रमों की रूपरेखा ऐसी होगी, कंटेंट ऐसा होगा, उसके प्रस्तुति करने वाले भी उसके लिए बहुत ही प्रतिबद्ध किस्म के एंकरों की तलाश है और वो जोड़े जा रहे हैं। तो आप देखिए कि अब गोदी मीडिया के अंदर ही किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। ये समूह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है, वो भी उसी तरह से चाटुकारिता में, चापलूसी में लगा हुआ है और अब इसको एक और कदम, एक और पायदान ऊपर ले जा रहा है, जहां वो एक पूरा चैनल सरकार के लिए समर्पित करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि गोदी मीडिया में इससे चाटुकारिता की, वफादारी की एक और बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और दूसरे चैनल भी खुद को और ज़्यादा वफादार बनाने के लिए एक कदम आगे जाने के बारे में सोचेंगे। तो गोदी मीडिया का जो स्वरूप है वो भी लगातार बदल रहा है, वो और भी ज़्यादा गोदी मीडिया बन रहा है, चापलूस बन रहा है, चाटुकार बन रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और DB लाइव को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।